हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूं लेकर माइंड स्टडी सेंटर की एक और नई क्लास, जिसमें आज हम देखने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कैसे हुआ था, उसके क्या क्या इवेंट्स हुए थे, वो हम सारा सब कुछ देखेंगे। बेटा देखा जाए तो ये कौन से क्लास से रिलेटेड है, ये NCERT 9th का चैप्टर नंबर 1 है बेटा। ये देखा जाए तो UPSC और स्टेट PCS में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अभी देखा जाए तो पिछले UPSC में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्या, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले बेटा होता क्या ना, आप अगर कोई चीज़ बताना चाहते हो तो उसके पीछे का फ्लैशबैक भी आपको बताना पड़ता है। फ्लैशबैक मतलब कि उसके पीछे क्या घटित हुई घटनाएं हैं। जब भी आप अपने घर में कोई सीरियल देखते हैं तो सीरियल स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, मतलब कि आप पीछे क्या देख चुके हैं वो आपको ज़रूर दिखाया जाता है। उससे क्या होता है, आप अगर मान लीजिए आप नए हैं तो आपको पीछे वाला पता है तो वो घटनाएं आपको जुड़ती हुई नज़र आएंगी और आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा सा इसका फ्लैशबैक देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास बुक हो तो बुक लेके बैठ जाइए और कहानी को, इस फिल्म को एक बाय एक करके रिलेटेड करते चलिएगा तो आपको समझने में भी आसानी होगी, हमें बताने में भी आसानी होगी। तो इस रिवॉल्यूशन को देखने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेटा हम लोग देखते हैं, फ्लैशबैक में क्या देखेंगे, इवेंट ऑफ जुलाई 14 जुलाई 1789, मतलब कब, 1789। ठीक है, मतलब कि क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे बेटा, यहाँ देखते हैं आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या देखते हैं, आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब कि इसके पीछे की कहानी क्या है, थोड़ा सा हम लोग उसे समझते हैं। जब आप लोग बुक खोलेंगे ना, वहाँ पे आपको एक तस्वीर समझ में दिखाई देगी और वो तस्वीर क्या क्या बताती है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो जब हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा तो होता क्या है, पहला जो चीज़ हम लोग देखते हैं, पहला तो ये देखते हैं व्हाट हैपेंड एंड हाउ, क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो बेटा देखा जाए तो जो फ्रांस है और जो मतलब कि बेटा हमारा फ्रेंच है, मतलब फ्रांस है, तो वहाँ पे क्या था, पेरिस में। कहाँ पे, पेरिस में क्या था बेटा, पेरिस में बेटा क्या था, एक किला था। क्या था, पेरिस में एक किला था जिसको हम लोग क्या करते थे बेटा, बस्टाइल फोर्ट के नाम से जाना जाता था। और उस समय यहाँ के जो राजा थे कौन थे, लुइस 16वें थे, लुइस 16 थे। तो बेटा जो पेरिस में एक फोर्ट था, किला था, बस्टाइल फोर्ट, उस समय राजा कौन थे, लुइस 16वें। तो देखा जाए तो बेटा उस समय हो क्या रहा था पेरिस में, पेरिस के हालात इतने सही नहीं थे, कुछ गड़बड़ हालात चल रहे थे पेरिस में। तो उसके लिए करते क्या है लुइस 16वें उसके लिए करते क्या है, अपनी सेना वहाँ पे भेजते हैं कि जाइए मुद्दा किसी तरह शांत करवाइए, मैटर को किसी तरह शांत करवाइए। तो जब सेना पेरिस पहुँचती है तो वहाँ के लोग देखते हैं कि अरे यार इधर तो हमारी तरफ सेना चली आ रही। ठीक वैसे जैसे हमारे रामायण में जब भरत जी क्या करते हैं, राम जी से मिलने चित्रकूट जाते हैं तो माता सीता कहती हैं कि लगता है भरत राज्य पाके खुश नहीं हुए हैं और हम पे क्या कर रहे हैं, चढ़ाई करने आ रहे हैं, हम मारने आ रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे, उनको संदेह हो गया, एक्चुअलिटी ऐसा नहीं है, वो गलत फहमी का शिकार हो गई थी।
तो फिर वहाँ पे राम भगवान कहते हैं ना, भरतई होय न राज मद हरिहर पद चल जाए। कहने का मतलब भरत को राज का मद कभी नहीं हो सकता, चाहे कि उसे ब्रह्मा का सिंहासन मिल जाए, कुछ ऐसा था ना, तुलसीदास जी ने कहा था। तो सेम वैसे ही बेटा यहाँ पेरिस में होता क्या है, लुईस भाई साहब कहते हैं कि आप एक काम करो, पेरिस जाओ, अपनी सेना से कहते हैं कि आप पेरिस जाओ और वहाँ पे थोड़ा सा माहौल शांत करो। तो जब सेना पेरिस पहुँचती है तो लोग वहाँ संदेह का शिकार हो जाते हैं कि कहीं सेना हमसे लड़ने तो नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ उस समय विवाद चल रहे थे, कुछ आंदोलन चल रहे थे, तो उसको शांत कराने के लिए लुईस भाई साहब ने वहाँ पे भेजा था सेना को। लेकिन दिक्कत क्या होती है, वहाँ पे लोग उल्टा समझ लेते हैं कि कहीं सेना हमको मारने पीटने तो नहीं आ रही, कहीं सेना हमसे लड़ने झगड़ने तो नहीं आ रही है। दे थिंक दैट आर्मी इज़ कमिंग हियर फॉर द फाइट विथ अस, ये वो लोग सोच लेते हैं। अब जब ये लोग ऐसा सोचते हैं तो करते क्या हैं, तो ये लोग सोचते क्या हैं बेटा, ये ऐसा सोचते हैं तो ये लोग करते क्या हैं, ये लोग क्या करते, सेना के ये लोग अपने आप को कलेक्ट करने लगते। तो मतलब पेरिस में नियर अबाउट 7,000 लोग, कितने, 7,000 पीपल कलेक्टेड हो जाते हैं। अब कलेक्टेड होके ये लोग करेंगे क्या भाई, अगर देखो किसी बैंक से आपको क्या करना है, बदला लेना है, या फिर बैंक को आपको गुस्सा दिखाना है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जनरली तोड़ फोड़ करने लगते हैं। तो ये लोग करते क्या हैं, युद्ध के लिए सोचे कि यार हमें सेना से क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। अब युद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए, हथियार चाहिए। हथियार की तलाश में लोग क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज वगैरह थे उसे लगते हैं तोड़ने। तो ये लोग क्या करते हैं, बस्टाइल फोर्ट पहुंच जाते हैं और बस्टाइल फोर्ट की जो जेल वगैरह थी उसको तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जेल को तोड़ देते हैं और जेल में बंद 7 कैदी को, कितने बेटा, 7 कैदियों को रिहा कर देते हैं। 7 कैदियों को रिहा कर देते हैं। जो वहाँ का जेलर होता है बेटा, उसकी हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जेलर की हत्या कर देते हैं। वहाँ का जो कमांडर होता है, कमांडर की ये लोग क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इनको लगा था कि बस्टाइल फोर्ट में हो सकता है हथियार रखे होंगे। क्यों? क्योंकि किला है, किले में जनरली हथियार वगैरह रखे जाते हैं। तो इस वजह से बेटा ये लोग क्या करते हैं, किले पहुंचते हैं और किले में तोड़ फोड़ करते हैं, वहाँ की जेल तोड़ देते हैं, वहाँ से 7 कैदियों को रिहा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 7 कैदियों को रिहा कर देते हैं। कमांडर की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है बेटा, वो भी देख लेते हैं। डिमोलिशिंग फोर्ट्रेस करते हैं, मतलब कि क्या करते हैं बेटा, जो ये हमारा बस्टाइल फोर्ट था बेटा, इस किले की तोड़ फोड़ कर देते हैं। अब किस लिए तोड़ फोड़ करते हैं बेटा, अपनी संतुष्टि के लिए। मैंने बताया ना आपको एग्जांपल कि अगर आपको बैंक से क्या करना है, अपनी नाराज़गी जतानी है, तो आत्मसंतुष्टि के लिए आप लोग क्या करते हो, वहाँ पे क्या कर देते हो, हंगामा क्रिएट कर देते हो, बैंक में तोड़ फोड़ करने लगते हो, जिसकी वजह से ये देखा जाए तो एक सिंबल होता है, किसी के प्रति गुस्सा दिखाने का एक सिंबल होता है। अब होता क्या है कि इसको जो तोड़ फोड़ करते हैं, किसकी, बस्टाइल फोर्ट की जो तोड़ फोड़ करते हैं, तो जो वहाँ के सामान होते हैं, जो वहाँ की ईंटें वगैरह होती हैं, उसको मार्केट में क्या करते हैं, बेभाव बेच रहे होते हैं। मार्केट में क्यों बेच रहे होते हैं, आपके दिमाग में ये आएगा, भाई चलो तोड़ फोड़ किए तो किए, मार्केट में क्यों बेचते हैं, एक निशानी के तौर पे कि हमने ऐसा किया। तो निशानी के तौर पे क्या करते हैं, उसको क्या कर देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, बेभाव बेचते हैं, जितना जो दे रहा है ले जाओ। ठीक है, तो ये 2 मुद्दे आपने देखे इसके पहले के इवेंट के। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है बेटा मुद्दा यहाँ पे, राइट इन पेरिस एंड कंट्री साइड। कहने का मतलब राइट इन पेरिस एंड कंट्री साइड। बेटा होता क्या है, जब इतना सब कुछ हो जाता है तब राजा लुईस 16वें क्या करते हैं, भेजते हैं सेना को कि जाओ वहाँ पे अच्छे से कंट्रोल करो। वहाँ पे और आर्मी भेजते हैं कि ऐसा कंट्रोल करो कि इनकी धज्जियाँ उड़ जाएं। तो मतलब कंट्रोल करने के लिए क्या भेज देते हैं, आर्मी भेज देते हैं। ठीक है, और ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि वहाँ पे बेटा क्या हो गया था कि वहाँ पे हुआ यूँ था कि
ब्रेड तक के रेट बढ़ गए थे। क्यों बढ़ गए थे, आगे हम ये मुद्दा डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे ब्रेड तक के रेट बढ़ गए थे। वही लुईस 16वें हैं जिन्होंने ये कहा था जनता से कि अगर रोटी के दाम बढ़ गए तो ब्रेड खाओ। तो बेटा तुम्हारे यहाँ तो ब्रेड के भी दाम बढ़े हुए हैं। तो ये सारा मुद्दा यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही थी। और आर्मी और लोगों के बीच क्या हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। मतलब वहाँ की सेना और पीपल्स के बीच क्या क्रिएट हो गई थी, लड़ाई क्रिएट हो गई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन के आता है, क्वेश्चन ये बन के आता है, वाई ऑल थिंग्स हैपेंड। कहने का मतलब क्यों ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब बेटा हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर। ये तो हमने आपको फ्लैश बैक बता दिया है। देखो किसी कहानी को समझने के लिए उसका एक फ्लैश बैक देना ज़रूरी था। तो अब स्टार्ट होगा चैप्टर कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। अब मज़ा आएगा आपको बेटा पढ़ने में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं, हम आगे का बताएंगे। तो आगे की घटनाओं को समझने के लिए बेटा हम लोग पहले फ्रेंच की सोसाइटी देख लेते हैं कैसी थी। तो बेटा होता क्या है, पहले हेडिंग डाल लो आप लोग, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ठीक है, तो बेटा देखा जाए तो उस समय यहाँ पे जो सोसाइटी थी कैसी थी, यहाँ की जो सोसाइटी थी बेटा वो फ्यूडल थी। कैसी थी, फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडल सोसाइटी मतलब बेटा ओल्ड रिजिम। ये बात कब की हो रही है, जब ओल्ड रिजिम सोसाइटी थी बेटा, ये बिफोर 1789, बिफोर 1789 की बात हो रही है। मतलब कि 18th सेंचुरी की बात हो रही है। अब आपसे मैं थोड़ा सा एक चीज़ डिस्कस करूँगा। मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ 18th सेंचुरी, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा 1800 के बाद का टाइम। कहने का मतलब यहाँ पे कौन सा टाइम डिस्कस किया जाएगा, 1701 से लेकर कहाँ तक का, 1799 तक का टाइम काउंट किया जाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, 18th सेंचुरी रीजन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, 18th सेंचुरी रीजन। तो इस सोसाइटी को समझने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं लुईस 16वें के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आपको मज़ा आएगा। क्या आएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं लुईस 16वें के बारे में। ठीक है, तो जो बेटा लुईस 16वें थे, इन 1774 में ये क्या बनते हैं बेटा, जो लुईस 16वें थे ये क्या बनते हैं, लुईस 16 क्या बनते हैं, राजा बनते हैं, किंग बनते हैं। क्या बनते हैं, किंग बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, किंग बनते हैं। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे बेटा, ये बार्बर फैमिली से बिलोंग करते थे। कौन से, बार्बर फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब वहाँ की बहुत प्रतिष्ठित फैमिली थी। ठीक है, राजवाड़ी फैमिली थी, वहाँ से बिलोंग करते थे। वही बार्बर यार जिसके नाम से बिस्किट एक बना है, बार्बर बिस्किट, तो वो यहीं से बेटा प्रेरित होकर बना है। ठीक है, मात्र 20 साल में क्या होते हैं बेटा, 20 ईयर में क्या बन जाते हैं, ओनली 20 ईयर, 20 साल में क्या बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं, वहाँ के राजा बन जाते हैं। ठीक है, राजा बनने के बाद इन शादी किससे करते हैं बेटा, इनकी जो शादी होती है, शादी जो इनकी होती है बेटा, मारिया
इनकी जो शादी होती बेटा किससे होती है? मारिया एंटीनेट। ये कौन थी बेटा? ये बेटा ऑस्ट्रियन थी। क्या थी? ऑस्ट्रियन। कौन सी थी? ऑस्ट्रियन थी। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया से नहीं थी बेटा। आपके दिमाग में एक सोच और आ रही होगी कि ऑस्ट्रेलिया से रही होंगी तो ऑस्ट्रेलियन कह दिया गया। नहीं, एक फ्रांस के देश में, फ्रांस के बगल में एक और देश है, फ्रेंच के बगल में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया कहते हैं। थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। क्या थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो उनकी शादी किससे हो जाती है? लुइस 16वें से हो जाती है। अब ये जब क्या होता है कि 20 साल में ही क्या बन जाते? राजा बन जाते हैं। शादी कहाँ होती है? ऑस्ट्रिया की जो मतलब कि महारानी, वो प्रिंसेस थी, वहाँ की जो वहाँ के राजा की जो पुत्री थी, उनसे इनकी क्या हो जाती? शादी, जिसका नाम था मारिया एंटीनेट नाम था इनका। ठीक है, मारिया एंटीनेट नाम था, जिससे इनकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। अब जब बेटा ये क्या होते हैं, जब ये इतनी कम उम्र में यहाँ के राजा बनते हैं बेटा, क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। तो होता क्या है? होता क्या है बेटा, जब ये राजा बनते हैं, अपॉन हिज ओकेशन फाउंड ऑन एम्प्टी ट्रेजरी। कहने का मतलब जब ये राजा बनते हैं तो क्या होता है? वहाँ का जो खजाना होता है, वहाँ का जो राजकोष होता है, वो ये खाली पाते हैं। मतलब कि क्या है? वहाँ का राजकोष खाली था। ये यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या किया? लुइस 16वें के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं बेटा हम लोग किसके बारे में? यहाँ की सोसाइटी के बारे में। भाई वो जो मैंने अभी इससे पहले आपको जो बताया कि वहाँ पे सारी घटनाएं क्यों हो रही थी, उसको भी तो हमको देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ की सोसाइटी के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या वहाँ की सोसाइटी के बारे में। हाँ तो बेटा हम लोग करते क्या हैं, पहले देखते हैं वहाँ की सोसाइटी के बारे में। तो वहाँ की जो सोसाइटी बेटा थी वो 3 स्टेट में बटी थी। किस में बटी थी? 3 स्टेट में बटी थी। तो जो फर्स्ट स्टेट था उसमें कौन से लोग आते थे बेटा? उसमें आते थे आपका क्लर्ची लोग आते थे। क्या आते थे? क्लर्जी लोग आते थे। मतलब कि क्लर्जी लोग आते थे, मतलब कि जिनको चर्च के सारे विशेष पावर मिले थे, जिनको चर्च के सारे विशेष पावर मिले थे, वो कौन थे? क्लर्जी थे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेट में कौन थे? सेकेंड स्टेट में बेटा कौन थे? नोबिलिटी थी। क्या थी? नोबिलिटी थी। नोबिलिटी थे। मतलब कि बेटा ये था कि सेकेंड स्टेट में वो आते थे जो राजा के टच में थे, मतलब कि राजा के रिश्तेदार वगैरह थे, राजा के ख़ानदानी थे, वो सब क्या थे? सेकेंड स्टेट में आ जाते थे। ठीक है, उसके बाद जो बेटा थर्ड स्टेट था, क्या था? थर्ड स्टेट में बेटा आपका क्या जाता था? लेबर आता था, मर्चेंट आते थे। ठीक है, उसके बाद इसी तरह कई लोग आते थे, फार्मर वगैरह आते थे, सब किस में आ जाते थे? थर्ड स्टेट में आ जाते थे। तो होता क्या था बेटा, ये जो फर्स्ट स्टेट के लोग होते थे, इनको क्या थी? चर्च की विशेष पावर दी गई थी। ठीक है, इनके साथ क्या था? दे इंजॉय प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। कहने का मतलब बेटा ये जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे, ये पैदा होते ही क्या होता था? जैसे इनका बर्थ होता था, ऑन द बर्थ, ये जन्म से ही फ्रॉम द बर्थ ये क्या करते थे? इनको ऐसी विशेष पावर्स मिल जाती थी, जैसे कि टैक्सेस वगैरह नहीं पे करने पड़ते थे और सारे अधिकार इनको प्राप्त हो जाते थे। वहीं पे अगर हम नोबिलिटी वाले सेकंड स्टेट की बात करते हैं, तो सेकंड स्टेट के बाद लोग जो थे, वो लोग क्या करते थे? उनके अंडर में ये लोग आते थे और इनसे ही लोग क्या कराते थे? काम वगैरह कराते थे। उस समय की जो व्यवस्था थी बेटा, कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि एक राजा होता था, उस राजा के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी, ढेर सारी लैंड होती थी।
और फार्मर सिस्टम था, उस समय लोग फार्मर थे, ज़्यादातर किसानी करते थे। तो कहते क्या थे, काम करो, हमारी ज़मीनों पे काम आप करो, हम आपसे टैक्स ले लेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेट के लोग थे, वो क्या करते थे, थर्ड स्टेट के लोगों से काम करवाते थे, ठीक से, एक्सेप्शन फ्रॉम द पे, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, इन लोगों से क्या लेते थे, पैसा लेके राजा तक पहुंचाते थे, ठीक है। मतलब कि इन पे कंट्रोल करते थे, किस पे, लेबर, मर्चेंट, जो भी वर्कर्स थे उन पे कंट्रोल करते थे। तो ये हो गया बेटा सेकंड स्टेट के लोगों का काम। और थर्ड स्टेट के लोग क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, टैक्सेस पे करते थे गवर्नमेंट को और सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते थे। किनको, इन दोनों को, ठीक है। तो ये क्या था, दे वर ओब्लाइज्ड टू पे टैक्सेस एंड सर्विसेज, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, इन लोगों को क्या करते थे, टैक्सेस पे करते थे और सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तो ये बेटा उस समय क्या थी, फ्रेंच की क्या थी, सोसाइटी थी। अब इस सोसाइटी के बेटा क्या थे, दो प्रकार के टैक्सेस थे। पहला कौन सा टैक्सेस था बेटा, पहला जो टैक्स ये लोग पे करते थे उसे लोग कहते थे टिथिस। क्या कहते थे, टिथिस। तो ये बेटा टैक्स जो लगता था, टैक्स लीव्ड बाय द चर्च, ये जो पहला टैक्स था बेटा यहाँ का, टिथिस, ठीक है। तो ये चर्च के लिए जाता था, मतलब कि चर्च को देना पड़ता था। कितना बेटा देना पड़ता था, 1/10 आपके टोटल। अगर आपने बेटा 100 क्विंटल गेहूं उगाया है तो उसका 10 क्विंटल आपको किसे देना पड़ता था, चर्च को देना पड़ता था। और दूसरा बेटा जो था, दूसरा टैक्स जो था उसको कहते थे यहाँ पे टैल। क्या कहते थे, टैल। मतलब कि दूसरा टैक्स था बेटा, क्या था, टेल। ये क्या था, टैक्स टू पे डायरेक्टली स्टेट, डायरेक्टली टू स्टेट। दूसरा जो टैक्स था बेटा क्या होता था, डायरेक्टली किसको देना पड़ता था, वहाँ के राज्य को देना पड़ता था, राज्य को देना पड़ता था, राज्य कोष को भरने के लिए। तो आपने देखा होगा यहाँ की सोसाइटी और यहाँ के दोनों टैक्स देख लिए कैसे थे। मैंने आपको बता दिया कि जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे वो जन्म लेते ही क्या भाई, राजा के ख़ानदान या राजा से संपर्की क्या थे, जो भी थे, तो उनको क्या था, सेकंड स्टेट में रख दिया गया। ये जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे बेटा, इनको क्या थी, चर्च की सारी पावर मिल जाती थी, ठीक है। तो इन दोनों स्टेट में क्या होना, ये दोनों स्टेट क्या थे, टैक्सेस नहीं पे करते थे। टैक्स पे करने वाला यहाँ पे केवल एक ही स्टेट था, थर्ड स्टेट ही टैक्स पे करता था, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना सब कुछ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जान लिया। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो फ्रेंच था बेटा, फ्रेंच की क्या थी, ये देखिए यहाँ इसकी क्या थे, राज खजाने क्या थे, खाली थे। तो आइए देखते हैं कि वहाँ के राज खजाने जो थे, राजकोष जो था उस समय क्यों खाली था। आइए इस कहानी को अगले कड़ी से जोड़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों था। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं कि रीज़न फॉर एम्प्टी द ट्रेजरी। कहने का मतलब कि जब लुईस 16वें बने राजा तो राजकोष कैसे खाली हुआ है, उसके पीछे रीज़न क्या था। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो पहला रीज़न जो निकल के आता है बेटा, लॉन्ग ईयर वार ड्रेन द रिसोर्सेज। बेटा अगर देखा जाए, इधर मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इधर देखिए, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, इटली है, इटली क्या है, ये इटली है, मतलब कि ब्रिटेन है, क्या है यहाँ पे, ब्रिटेन है, मतलब कि इंग्लैंड। और इधर क्या है बेटा, फ्रेंच है, ठीक है, फ्रेंच है। तो इन दोनों के बीच हमेशा वार होती रहती थी, लड़ाई होती रहती थी, जिसके कारण क्या होता है बेटा, किसी भी देश में अगर युद्ध होगा तो युद्ध के कारण वहाँ के रिसोर्सेज ख़त्म होने लगेंगे। जो डेवलपमेंट करने के लिए, भाई आपका दिमाग अभी तक कहाँ था, आपका दिमाग था डेवलपमेंट की तरफ, आप पैसे कंज्यूम कर रहे थे, ढेर सारा पैसा कमा के अपने देश का विकास कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होने लगा, ये इससे करने लगे वार, फ्रेंच वाले ब्रिटेन से हो गया इनका वार। वो हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो क्या होने लगा, वार। तो वार के कारण क्या होता है, वहाँ के रिसोर्सेज क्या होने लगते हैं,
ख़त्म होने लगते हैं, पहला कारण बन सकता है। दूसरा कारण क्या था बेटा, मतलब मेंटेनिंग ऑन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट एमिनेंस पैलेस ऑफ वर्लीज। वर्लीज बेटा स्थान का नाम है, वहाँ पे एक कोर्ट होता था राजा का, मतलब कि एक महल होता था जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य बनवाया गया था। अब कोई भी बेटा अगर महल बहुत सुंदर, बहुत भव्य, अगर मान लीजिए आप हमारे देश के राष्ट्रपति भवन में जाते हैं तो वहाँ रहने में तो आपको बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन वहाँ का देख रेख करने का, वहाँ की सुंदरता को बनाए रखने के लिए जो सिक्योरिटी वगैरह रखे गए हैं उसके बहुत ज़्यादा चार्जेस आते हैं। तो दूसरा रीज़न क्या था कि इस कोर्ट की क्या थी, सुरक्षा, समृद्धि, सफाई उफाई में जो पैसा खर्च हो रहा था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वहाँ का खजाना एम्प्टी हो रहा हो। ठीक है, कोई चीज़ बेटा एक कारण से नहीं होती, कई कारणों से होती है। अब उसके बाद तीसरा क्या था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बेटा ये जो ब्रिटेन था, यहाँ देखा जाए तो यहाँ क्या है, अमेरिका है। क्या है यहाँ पे, क्या है, अमेरिका है। थोड़ा सा मैं इसको उधर समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन, और यहाँ पे क्या है, फ्रेंच है, और यहाँ पे क्या है, अमेरिका। क्या है, अमेरिका। तो जिस तरह ब्रिटेन ने हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाया था, मतलब कि हिंदुस्तान पे शासन कर रहे थे, वैसे ये क्या थे बेटा, अमेरिका को भी क्या बनाए थे, गुलाम बनाए थे। क्या बनाए थे, गुलाम बनाए थे। तो अमेरिका वाले क्या कर रहे थे, ब्रिटेन वालों से युद्ध कर रहे थे कि भैया एक काम करो, हमको आज़ादी दो। तो इनका क्या चल रहा था, वार चल रहा था, इनका वार चल रहा था। और देखो इनका भी क्या चल रहा था, वार चल रहा था। तो दुश्मन का दुश्मन अपना क्या हो गया, दोस्त हो गया। तो ये क्या बोले, फ्रेंच वाले बोले अमेरिका से, कोई बात नहीं, आप लड़ो, आपको फंड हम देंगे, मतलब कि मनी हम देंगे। मतलब कि ये इनको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। अब सपोर्ट करने के लिए क्या देना पड़ रहा था, पैसे देना पड़ रहा था। तो हो सकता है ये लुइस जो 16वें थे सठिया गए होंगे इनके लोग। तो ये लोग क्या करते थे कि इनके पास जब अमाउंट कम होने लगता था तो लैंडर्स से लोन लेके इनको दिया करते थे, मतलब कि लैंडर से लोन लेके इनको पैसा दिए। ठीक है, किसको, अमेरिका को, जिसकी वजह से हो सकता है वहाँ का खजाना खाली हो गया। उसके बाद हाई इंटरेस्ट ऑन लोन। अब भाई अगर आप किसी से लोन लिए हो तो क्या करेगा, उस पर हाई इंटरेस्ट मांगेगा, आपको उसकी क्या देनी पड़ेगी, ब्याज ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ब्याज ज़्यादा देने के लिए भी बेटा क्या करते थे लोग, कहीं ना कहीं से पैसे कलेक्ट करके देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, वहाँ के खजाने पे इफ़ेक्ट पड़ने लगा। उसके बाद जो आपका अगला रीज़न है क्या है, रेगुलर एक्सपेंसेस, जैसे कोर्ट है, ऑफिसेज है, आर्मी। अब आपके लिए कोई देश का काम कर रहा है, आपके साथ जुड़ के जो देश की जनता है आपके लिए वर्क कर रही है, चाहे वो आपके ऑफिस में कर रही हो, आपके कोर्ट में कर रही हो, आपके आर्मी में काम कर रही हो, तो भाई उसको पैसे तो चाहिए ना भाई, उसको भी अपनी फैमिली चलानी है, उसको भी अपना घर परिवार देखना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको पैसे चाहिए। तो पैसे का किस बेस पे जाते थे, रेगुलर एक्सपेंसेस पे जाते थे, मतलब कि ये भी एक खर्चा था वहाँ का, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, खजाना खाली हो रहा था। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या था, टैक्स वाज पेड ओनली बाय द थर्ड स्टेट। कहने का मतलब कि अगर वहाँ की आबादी का हम लोग तीनों स्टेट को मिला के अगर 100% ले लेते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं 100%, ये क्या हो गया, इसको हम इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दें, ये देखिए ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेट, ये सेकंड स्टेट और ये थर्ड स्टेट। तो बेटा इतना बड़ा हिस्सा तो टैक्स पे ही नहीं कर रहा, केवल थर्ड स्टेट पे कर रहा है टैक्स। क्या कर रहा है, थर्ड स्टेट पे कर रहा है। अब जिस देश में केवल एक ही, मतलब कि 100 में से केवल 25 ही लोग पे कर रहे हैं, क्या टैक्स पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ का इनकम घटेगा, वहाँ के खजाने खाली होने लगेंगे धीरे धीरे। तो जो सबसे लास्ट वाला रीज़न था ये था। ठीक है, अब उसके लिए, अब देखो मुद्दा धीरे धीरे आपको कड़ियाँ समझ में आएगी। अब उसके लिए होता क्या है, किंग वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्सेस। ठीक है, राजा है जो क्या करता है, प्रेशराइज करता है कि भाई टैक्स बढ़ाए जाएं। अब यार आम जनता के ऊपर आप टैक्सेस का भंडाफोड़ करोगे तो एक न एक दिन तो आपके सामने खड़े होकर चिल्लाने ही लगेंगे, आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। कहानी अब शुरू होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या हुआ। इसीलिए मैंने पहले फ्लैशबैक बताया, फिर वहाँ की सोसाइटी के बारे में बताया, फिर
क्यों हो रहा था वो बताए, क्योंकि वहाँ के खजाने खाली हो रहे थे। क्या हो रहे थे? वहाँ के खजाने खाली हो रहे थे। क्यों खाली हो रहे थे मैंने वो भी बता दिया। और उसके बाद अब मुद्दा क्या उठेगा, राजा क्या करता है, वहाँ के पीपल्स के ऊपर फोर्स करता है कि अरे यार टैक्स अब बढ़ाए जाए। अब यहाँ से लोग इनके अगेंस्ट खड़े होंगे। तो अब ये हम आपको बेटा अगले पीरियड में पढ़ाएंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम आपको क्या क्या बता दिए, फ्लैशबैक बता दिए हैं। उसके बाद फ्लैशबैक होता क्या है, जैसे हम लोग करते क्या थे, हिंदी पढ़ते थे कक्षा 12 में, तो होता क्या था, पहले हम लोग प्रसंग लिखते थे कि वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग जैसे मान लो तुलसीदास जी की कोई कविता है तो हम लोग लिखते थे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी काव्याकाश के दे दिव्यमान सितारे सगुण मार्गी रामाश्री शाखा के मूर्धन्य विद्वान शांत रस के प्रवर्तक स्वामी नरहर दास के परम शिष्य कवि कुलकमल शिरोमणि महात्मा तुलसीदास जी हैं। हम लोग कुछ ऐसा ही लिखते थे प्रसंग। उसके बाद संदर्भ क्या होता था, संदर्भ बेटा, संदर्भ ये होता था कि कम शब्दों में हम जिसकी व्याख्या करने वाले हैं उसके पहले की कहानी बता देते हैं। तो ठीक वही यहाँ पे फ्लैशबैक काम किया है। उसके पहले की कहानी मैंने आपको बता दी है, उसके बाद कहानी से मैं आपको रिलेटेड करते हुए चलता जा रहा हूँ। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में कल और इसको पूरा ख़त्म करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि थोड़ा आपको नोट्स इसकी अपने से बनानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे मैं बताता जाता हूं वैसे वैसे आप अपने नोट्स में ये सारी चीज़ें नोटेड डाउन करते चलिए अपने भाषा में, ताकि आपको समझने में आसान हो। ये आपका यूपीएसआई के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यूपीएससी में पिछली बार इससे एनसीईआरटी के ही सिलेबस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के भी पर्पज़ से। बेटा देखो, जिसके अंदर जुनून है, जिसने करने का सोच लिया है कि मुझे ये करना है तो करना ही है, एक दिन वो बन ही जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके अंदर जुनून जगाना पड़ेगा कि मुझे ये बनना है। मेहनत को और करना पड़ेगा। बेटा देखो यहीं पे आप देख लो, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो पैदा होते ही क्या है, राजवंशी घराने में पैदा हो गए तो उनको सुविधाएं नहीं कमानी, उनको सारी सुविधाएं ऑलरेडी मिल रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करके वो सारी चीज़ें कमानी कर पड़ती हैं। मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था, यूपीएससी की तैयारी किया, थोड़ा बहुत जो भी किया, तो वहाँ एक अपने ही कौम का लड़का था, उसने एक गाना लिखा था, मतलब गाना क्या, वो कविता थी, और वो बहुत ज़्यादा उत्साह भी भरती है। और थोड़ा सा क्या था ना कि वहाँ सीखने को मिलता है बहुत कुछ कि कैसे हमारे समाज कैसा है। तो मैं थोड़ा सा उसे गुनगुनाना चाहूँगा, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ। कोई मखमल वाला चादर तान के सोए, कोई किस्मत अपनी कारी जान के रोवे, बिड़ले होवे रातों में आसमां ओढ़े, अंधेरी गलियों में रास्ता खोजे, मस्त मलंगा बढ़ता जाए, भाग्य आप ही अपना गढ़ता जावे रे, जिसके सर पे जुनू जिगर पे लक्ष्य नजर पे चढ़ जावे रे, वही कलेक्टर बन जावे रे, वही कलेक्टर बन जावे रे। कुछ ऐसा था, फोक था, लोकगीत के रूप में था, लेकिन बड़ा अच्छा लगता था। जब इसको सुनते थे तो लगता था कि यार अब तो थोड़ा और मेहनत करनी है। तो आप भी हम लोगों के साथ लग के मेहनत करिए। और बेटा अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो बेटा इसे दूर तक शेयर करिए, सेशन को जितना हो सके दूर तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से होता क्या है, ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा, लोग ढेर सारी जानकारी पाएंगे। जो बच्चे तैयारी बड़ी बड़ी कोचिंगों इंस्टीट्यूट में जाके नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बेटा मिलते हैं हम आपको दोपहर वाले सेशन में मूल विधि लेके। तब तक के लिए बेटा हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद।